हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में बेटा अपन ने रेशो से रिलेटेड सारी टर्म्स डिस्कस की थी, क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमारे जो मॉड्यूल है सीए मॉड्यूल, उसमें जो एक्सरसाइज फर्स्ट ए है उसमें रेशो से रिलेटेड क्वेश्चंस गिवन है अपन को, ठीक है। तो अपन उससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा। फर्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं बेटा अपन। रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4। ये कहना बेटा हमारे पास टू क्वांटिटीज है, उनका रेशो कितना है, 3:4 है। एंड इफ द एंटीसीडेंट इज 15, एंटीसीडेंट इज 15, तो आपको कॉन्सिक्वेंट ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं एंटीसीडेंट मीन्स फर्स्ट टर्म एंड कॉन्सिक्वेंट मीन्स बेटा सेकंड टर्म, ठीक है ना। तो हमें एंटीसीडेंट गिवन है, कॉन्सिक्वेंट को हमने एज्यूम कर लिया, इट इज इक्वल्स टू एक्स। तो हमारे पास क्या है, एंटीसीडेंट अपॉन कॉन्सिक्वेंट, ये हमारे पास रेशो हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस रेशो इज इक्वल्स टू 3:4, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 4 जा 20, x इज इक्वल्स टू 20, ये हमारा आंसर हो गया बेटा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, रेशो पर बेस्ड है, अपने पास एंटीसीडेंट दे रखा है और आपसे कॉन्सिक्वेंट कैलकुलेट कराया है। एंटीसीडेंट हम जानते हैं फर्स्ट टर्म और कॉन्सिक्वेंट मींस सेकंड टर्म ऑफ रेशो, तो फर्स्ट टर्म अपॉन सेकंड टर्म ये रेशो हो गया, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू आपको गिवन है 3:4। फिर अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेट कंपाउंड रेशो ऑफ 2:3, 9:4, 5:6 एंड 8:10। इसका बेटा आपको कंपाउंड रेशो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कंपाउंड रेशो तो हमने सीखा था, बिल्कुल इजी है कंपाउंड रेशो कैलकुलेट करना। हमें सारी फर्स्ट टर्म्स मल्टीप्लाई करनी है और सारी की सारी क्या करनी है बेटा, सेकंड टर्म्स मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज सिंप्लीफाई हो रही है उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देख लेते हैं हम क्या क्या सिंप्लीफाई हो रहा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। ये 3 1 जा 3 हो जाएगा एंड 3 3 जा 9, फिर ये 3 भी कैंसिल हो रहा है 6 से, ठीक है। ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये भी अपने पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 × 2 × 2 8 होता है, तो ये इस 8 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर 1:1, ये हमारे पास बेटा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है अपने पास कंपाउंड रेशो पर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप लोग कर लोगे इजीली। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट रेशो पूछा है, ये तो आप कर ही सकते हो, ठीक है ना। ये आपके लिए छोड़ रहा हूं बेटा मैं, क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10। कंपाउंड रेशो कैलकुलेट करना है आपको, किस किस का बेटा, एक तो 4:9 है, सेकंड है डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:4, डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:4, ठीक है। ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 2:3, ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3 एंड 9:7, और अपने पास क्या है बेटा 9:7, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिसका हमें कंपाउंड रेशो कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4:9 ये हमें एज इट इज लिखना है बेटा। उसके बाद इसका डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, ट्रिप्लीकेट रेशो करना है। ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या हो गया, 2 का ट्रिप्लीकेट 8 हो गया, और 3 का ट्रिप्लीकेट क्या हो गया 27, और लास्ट में हमारे पास क्या है बेटा 9:7, ठीक है। तो ये अपने पास
जो भी वैल्यूज दे रखी थी उसको हमने उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर लिया जो हमें दे रखा है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 9 1 जा 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे ये 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27, ठीक है। अब आगे को सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अच्छा ये सिंप्लीफाई हो रहा है और सिंप्लीफाई कर दो बेटा, ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये यहां से तो 2 आ गया और यहां से अपने पास क्या आ गया बेटा 21, तो 2:21 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 12। इफ A/B is equals to 3:4, then find the value of 2A plus 3B ratio 3A plus 4B। ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस यदि आपके पास आ जाएं तो इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्ट कैसे, हम क्या करते हैं डायरेक्ट A की जगह 3 पुट कर देते हैं और B की जगह 4 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दो, 2A, A इज 3 प्लस 3B, B इज 4। रेशो को हम अपॉन में भी लिख सकते हैं, 3A, A मीन्स 3 प्लस 4B, B की वैल्यू कितनी है 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6 प्लस 12 अपॉन 9 प्लस 16, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या हो गया बेटा, 6 प्लस 12 हो गया 18 और 9 प्लस 16 कितना हो गया 25। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया बेटा 18:25। ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं जो अपने पास आए अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। डेली अर्निंग्स ऑफ 2 पर्सन आर 4:5, ठीक है। 2 पर्सन हैं, उनकी जो इनकम है इट इज इक्वल्स टू 4:5। ये आपको 4:5 गिवन है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि वो जो सेविंग करते हैं वो उनकी 50 रुपीज है डेली, ठीक है। और उनके एक्सपेंडिचर का रेशो, जो उनके एक्सपेंसेस हैं उनका रेशो गिवन है आपको 7:9। ये आपको 3 वैल्यूज गिवन है। अब आपको क्या करना है, उनकी एक्चुअल इनकम कैलकुलेट करनी है। कि अपने पास जो 2 पर्सन थे, सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट पर्सन इज ए एंड सेकंड पर्सन इज बी, तो उन पर्सन की आपको अर्निंग्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे पास जो रेशो गिवन है, यदि हम उससे एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो रेशो की टर्म्स को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो हमारे पास रेशो है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। 4:5 ये क्या इंडिकेट करता है कि सपोज ए 4 रुपीज अर्न कर रहा है तो बी कितना करेगा 5 रुपीज। यदि ये 40 रुपीज अर्न कर रहा है तो बी कितना करेगा 50 रुपीज। यदि ये 8 रुपीज अर्न कर रहा है तो ये कितना करेगा 10 रुपीज। या ये 4000 अर्न कर रहा है तो ये कितना करेगा 5000, ठीक है। तो हमारे पास यदि रेशो 4:5 है तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। तो एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमने एज्यूम कर लिया सपोज ए की अर्निंग 4x है तो बी की अर्निंग कितनी होगी बेटा 5x होगी। अब आपको x पसंद नहीं है तो आप k भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, p भी ले सकते हैं, कोई सा भी आप अल्फाबेट ले सकते हैं, ठीक है। अब सपोज x की वैल्यू 1 है तो इनकी अर्निंग्स क्या हो जाएंगी 4 और 5 रुपीज हो जाएंगी। x की वैल्यू 10 है तो कितना हो जाएगा 40 और 50 हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये तो हमने एज्यूम कर लिया, जो हमें रेशो दे रखा था उससे एज्यूम कर लिया। वैल्यू अर्निंग्स ऑफ a इज 4x एंड अर्निंग्स ऑफ b इज 5x, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो आप सब लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है, जो भी हमारे पास इनकम है
उसमें से यदि हम सेविंग सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक्सपेंसेस आ जाएंगे हमारे, ठीक है। इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, ये अपन सब जानते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास इनकम कितनी है, ए की 4x, सेविंग कितनी है 50 रुपीज, ठीक है। बी की इनकम कितनी है 5x और सेविंग कितनी है 50 रुपीज। अब हमारे पास ऐसा करने पर क्या आ गया, ये तो हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑफ ए आ गया, ये एक्सपेंडिचर ऑफ बी आ गया, और क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बेटा, ये 7:9, मतलब 7/9। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9 4 जा 36x माइनस 450 इक्वल्स टू, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5x 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 35x माइनस 50 इंटू 7 350, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 36x 35x को इधर ले आओ इक्वल्स टू 450 उस साइड ट्रांसफर होगा तो बेटा प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास यहां से x इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 100। अब x की वैल्यू 100 आ गई तो हम यहां पुट कर देंगे, तो हमारे पास इनकम ऑफ a एंड b आ जाएगी, ठीक है। अब यदि हम a की इनकम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहां x की वैल्यू पुट कर दो 100, तो 400, और यहां पर आप x की वैल्यू पुट कर दो, ये 5 है, 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा बेटा 500 रुपीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास क्वेश्चन नंबर 25। रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स इज 7:8। ये कह रहे हैं हमारे पास टू ट्रेन्स हैं, उनकी स्पीड का रेशियो हमारे पास है 7:8, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास सेकंड ट्रेन है it travels 400 किलोमीटर in 5 hours, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमारे पास टू ट्रेन्स हैं, उनकी स्पीड का रेशो बेटा आपको गिवन है 7:8, ठीक है। और आपको ये गिवन है सेकंड जो ट्रेन है वो 400 किलोमीटर रन कर रही है इन 5 आवर्स। तो अब आपको फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सेकंड ट्रेन की स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रैवलिंग इन 1 आवर। 1 आवर में हम जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं वही हमारे पास क्या होती है, स्पीड होती है। या फिर स्पीड का अपन ने फार्मूला भी पढ़ रखा है 7th 8th क्लास में, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपको दे रखा है बेटा 400 किलोमीटर और टाइम दे रखा है आपको 5 आवर्स, तो हमारे पास ये हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास सेकंड ट्रेन की स्पीड आ गई, ठीक है। फर्स्ट ट्रेन की हमें कैलकुलेट करनी है, हमने एज्यूम कर लिया इट इज इक्वल्स टू x, ठीक है, कि फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी है बेटा अपने पास x है, ठीक है। अब हमारे पास स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, इसका रेशो गिवन है 7:8, यानी 7/8। x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 7/8 मल्टीप्लाई बाय 80, तो ये अपने पास क्या आ गया बेटा 70 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास जो फर्स्ट ट्रेन है उसकी स्पीड आ गई 70 किलोमीटर पर आवर, यही अपन को कैलकुलेट करना था। तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन हो गया, इजी क्वेश्चन है। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 25। तो अपने बेटा ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो छोटे ही होते हैं, मतलब जिनमें ज्यादा टाइम नहीं लगता हमें, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो लेंथी आ जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि और एग्जाम में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि अपने पास जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो विद इन 10 सेकंड्स 5 सेकंड्स हो जाते हैं, तो उनका जो टाइम बचता है, ठीक है ना, तो हमें 2-4 क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, लेंथी भी दे सकते हैं। एक अपने पास ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, उसको हम ट्राई करते हैं बेटा, ठीक है ना। इजी है वैसे क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है बस। यह है अपने पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या रखा है कि सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ p माइनस एक्स स्क्वायर रेशो q माइनस एक्स स्क्वायर इज p रेशो q, ठीक है। मतलब हमारे पास जो ये रेशो है इसका सब डुप्लीकेट रेशो,
वो किसके इक्वल है बेटा, P रेशो Q के। और आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन में क्या रखा है वैसा कर लेते हैं कि इसका सब डुप्लीकेट रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो सब डुप्लीकेट रेशो तो आपको मालूम है, इन दोनों रेशो का हमने क्या कर लिया, स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लिया, अंडर रूट ले लिया, तो इसका सब डुप्लीकेट रेशो आ गया। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज इक्वल्स टू P रेशो Q, इट मीन्स P अपॉन Q, ठीक है। अब आगे अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यदि हमें सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले इस अंडर रूट को एलिमिनेट करना होगा। तो अंडर रूट को एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें। तो हम स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायर करने पर यहां से अंडर रूट हट जाएगा, P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन Q माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर P हो जाएगा और ये Q स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने क्या किया बेटा, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, सिंपल सा स्टेप है अपने पास, ठीक है। अब आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एक्स स्क्वायर को कलेक्ट करना पड़ेगा, एक जगह लाना पड़ेगा। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, पी क्यू स्क्वायर माइनस ये क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, और ये वाली टर्म यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्यू मल्टीप्लाई कर दिया ये आ गया, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया ये आ गया। अब आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या करें, हम एक्स स्क्वायर की टर्म को एक साथ ले आओ, तो एक साथ ले आते हैं, इस वाली टर्म को हम इस साइड ले आते हैं, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव हो जाएगा इधर आके, माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमने टर्म एज इट इज लिख ली। अब देखो यहां पर ये अपने पास एज इट इज है पी स्क्वायर क्यू, और ये वाली जो टर्म है इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, माइनस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो कोई दिक्कत अपने पास, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स एक साथ लिया है, ये दोनों टर्म्स, इस टर्म्स को इधर ट्रांसफर किया तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये वाली टर्म हम उधर ले गए तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो हमारे पास यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या बचेगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से भी हमारे पास एक तो P कॉमन आ रहा है और एक Q कॉमन आ रहा है। तो बेटा Q तो कॉमन निकाल लिया, P स्क्वायर में से एक P बाहर निकाल लिया तो P बचा हमारे पास, यहां पर हमने एक P बाहर निकाल लिया, Q स्क्वायर में से Q कॉमन निकाला तो Q बच गया हमारे पास, तो ये अपने पास आ गया। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसका डिवाइड कर दो नीचे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू पी माइनस क्यू अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये हमने इसको डिवाइड कर दिया बेटा नीचे। अब हमने फार्मूला पढ़ रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई थिंक ये फार्मूला सबको आता होगा, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया पी क्यू पी माइनस क्यू, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाय पी माइनस क्यू, ये कैंसिल हो जाएगा पी माइनस क्यू अपने पास, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर की पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, और यही हमारा बेटा आंसर है, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया क्वेश्चन, टफ नहीं है, ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेंथी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में 2 बार आ चुका है, एक बार जब सीए फाउंडेशन से पहले सीपीटी चलता था अपना, ठीक है, वो भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे था, सीपीटी में आ चुका, और एक बार ये सीए फाउंडेशन में भी आ चुका, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका रिजल्ट आपको याद भी रहना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं हम हर बार इतना लंबा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मॉड्यूल के क्वेश्चन काफी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो इसका रिजल्ट जो टफ क्वेश्चन है जिनकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, उसका रिजल्ट हमें दिमाग में रहना चाहिए। यदि ये क्वेश्चन अब आपसे पूछ लिया जाए किसी एग्जाम में तो आपको ध्यान रहना चाहिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, ठीक है। तो ये ध्यान रखो बेटा, थोड़े से जो लेंथी क्वेश्चन हैं वो थोड़े से आपको याद होने चाहिए उनके आंसर्स, ठीक है। तो बेटा अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज फर्स्ट ए। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको 3 सिटीज दे रखी हैं, पी क्यू एंड आर, और इनके बिटवीन एवरेज टेम्परेचर का रेशियो आपको गिवन है।
द रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू टू सिटीज हैं, इनके बिटवीन जो भी टेम्परेचर है एवरेज टेम्परेचर उसका रेशियो आपको गिवन है 11:12। ठीक है बेटा। फिर ये कह रहे हैं कि एंड दैट बिटवीन पी एंड आर इज 9:8। पी और आर सिटीज के बिटवीन वो बेटा रेशियो कितना है, 9:8 है। देन व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ क्यू एंड आर, क्यू और आर के बिटवीन आपको एवरेज टेम्परेचर का रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये अपने पास सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा। तो देखो ये कंटिन्यूड रेशियो का क्वेश्चन हो गया, हम पी रेशियो, क्यू रेशियो, आर कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि यहां पर हमारे पास जो टर्म है वही सेम टर्म यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहां सेकंड रेशियो में तो क्यू है ही नहीं, तो यहां तो हम क्यू ला ही नहीं सकते, लेकिन यहां पर अपने पास पी है और यहां पर पी है, जो दोनों कॉमन है, तो इस पी को हम इस साइड ले आते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, पी रेशियो क्यू को हमने लिख लिया क्यू रेशियो पी, तो ये अपने पास 11:12 की जगह क्या हो जाएगा, 12:11 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अपने पास रेशियो क्या है, पी रेशियो आर, इट इज इक्वल्स टू 9:8। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास Q है तो Q आ जाएगा, फिर हमारे पास P है तो P आ जाएगा, देन R। तो इसको कैलकुलेट करने का अपन ने शॉर्ट मेथड डिस्कस किया था। रिवर्स एन की शेप में मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, 12 9 108 रेशो, 9 इंटू 11 99 रेशो, 11 इंटू 8 इज 88। ये हमारे पास आ गया बेटा। ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, Q रेशो R। तो Q की वैल्यू क्या है बेटा अपने पास 108 रेशो और R इज 88। अब देखो इसमें 4 का डिवाइड जा रहा है, 4 का डिवाइड दे दो तो ये 27 टाइम्स चला जाएगा एंड 22, तो हमारे पास 27 रेशो 22 ये आंसर आ गया। ठीक है, यही कैलकुलेट कराया था Q रेशो R, तो Q रेशो R इज 27 रेशो 22। ठीक है बेटा, तो ये अपने पास था क्वेश्चन नंबर 18। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:10। हमारे पास टू नंबर्स हैं बेटा, उनका रेशियो गिवन है आपको 7:10 एंड देयर डिफरेंस इज इक्वल टू 105, और उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 105 है। तो हमें वो नंबर्स कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो बेटा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आपको रेशियो गिवन है और रेशियो से एक्चुअल वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है, तो हम रेशियो की टर्म को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब कांस्टेंट वेरिएबल ले लें हम, k ले लें या x ले लें, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम कह देंगे कि हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो कितनी है बेटा, 7x, और जो सेकेंड नंबर है हमारे पास वो क्या है बेटा, 10x। ठीक है, इन दोनों को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ग्रेटर नंबर 7 है, हमें दिख रहा है यहाँ 10 है और यहाँ क्या है 7 है, तो डिफरेंस निकालेंगे तो हम सेकंड में से फर्स्ट को लेस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास दोनों का डिफरेंस, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है 105, तो इनका डिफरेंस 3 आएगा, 3x इक्वल्स टू 105 एंड x इक्वल्स टू 105 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास 35 आ गया x। अब x 35 आ गया तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 7x, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 35, 245, और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 10x, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 35, 350। तो हमारे पास टू नंबर्स कितने हो गए बेटा, 245 एंड 350। ठीक है, इस अप्रोच से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख लो, लिख लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। आनंद अर्न्स 80 रुपीज इन 7 आवर्स।
and Pramod earns 90 rupees in 12 hours. तो आपको आनंद और प्रमोद की इनकम का रेशो बेटा कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो हमारे पास जब हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग में जब डेफिनेशन डिस्कस की थी रेशो की, तो हमने ये डिस्कस किया था साथ में कि हमारे पास जब भी रेशो कैलकुलेट करेंगे तो उनकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और यदि यूनिट सेम नहीं है तो हमें सेम बनानी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो यहां पर बेटा हमारे पास क्या है, 2 पर्सन्स की इनकम दे रखी है, लेकिन टाइम पीरियड हमें डिफरेंट डिफरेंट दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो यदि टाइम पीरियड ही सेम नहीं है तो हम उनको कंपेयर कैसे कर सकते हैं। हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना किसी एक पर्सन की हम 1 मंथ की सैलरी ले लें और किसी की उसको हम कंपेयर कर दें किसी दूसरे पर्सन से और उसकी हम 1 ईयर की सैलरी ले लें, तो ऐसा तो नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो हमें सबसे पहले टाइम को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो सेम कैसे करेंगे हम इनकी 1 आवर की सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं। इफ आनंद अर्न्स 80 रुपीज इन 7 आवर्स, दैट मीन्स ही अर्न्स 80 डिवाइडेड बाय 7 रुपीज इन 1 आवर, ठीक है। पर आवर वो कितना अर्न करेगा, 80 बाय 7, ठीक है। सेम प्रमोद के लिए हो गया, प्रमोद की पर आवर अर्निंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं 90/12 रुपीज पर आवर। अब हमारे पास देखो यूनिट सेम हो गई, रुपीज पर आवर एंड रुपीज पर आवर। अब हम चाहें तो रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमें कैलकुलेट करना है आनंद रेशो प्रमोद, 80 डिवाइडेड बाय 7 और यहां 90/12। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 80 डिवाइडेड बाय 7, इसको मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा 12/90। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। 3 से कर लेते हैं, 3 4 जा और ये 3 3 जा। अब आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा 32 एंड 7 3 जा 21। तो बेटा हमारे पास आनंद और प्रमोद इनकी इनकम का रेशो कितना आ गया बेटा, 32:21। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है जब भी आप रेशो कैलकुलेट करेंगे तो यूनिट्स को सेम बनाएंगे, और यदि यूनिट्स सेम है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और यूनिट्स को आप यदि सेम नहीं बनाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। यदि कोई जल्दबाजी में डायरेक्ट 80:90 कर देता है इनकी इनकम का रेशो, तो 8:9 आ जाएगा, जो कि आंसर से डिफरेंट है, रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास, क्वेश्चन नंबर 21। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 20, वो भी थोड़ा लेंदी था। ये क्वेश्चन भी बेटा थोड़ा सा लेंदी है अपने पास, ठीक है ना। देखते हैं भाई इसमें अपन को क्या करना है। आपको गिवन है 2s रेशो 3t इज द डुप्लीकेट रेशो ऑफ गिवन रेशो। तो अपन गिवन रेशो लिख लेते हैं, 2s माइनस p रेशो 3t माइनस p। ये कह रहे हैं इनका यदि हम डुप्लीकेट रेशो कैलकुलेट करें तो वो डुप्लीकेट रेशो किसके इक्वल है, 2s रेशो 3t के इक्वल है। डुप्लीकेट रेशो ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 2s रेशो 3t, ठीक है। तो आपको SP और T में रिलेशनशिप कैलकुलेट करनी है। तो जैसा क्वेश्चन में कह रखा है हम वैसा कर लेते हैं, इसका डुप्लीकेट रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं, 2s माइनस p का होल स्क्वायर अपॉन 3t माइनस p स्क्वायर। ये हमारे पास डुप्लीकेट रेशो होता है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज इक्वल्स टू 2s रेशो 3t, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करके SP और T में रिलेशनशिप कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहां पर अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारे पास a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, ठीक है। ये हम यहां पर अप्लाई कर देते हैं, a स्क्वायर मतलब 2s का स्क्वायर, ठीक है। चलो पूरा स्टेप लिख देते हैं अपन, 2s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स p स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी मतलब 2s इंटू p
अपॉन ए स्क्वायर यानी कि 3t का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ये हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दिया। इट इज इक्वल्स टू 2s अपॉन 3t। अब 2 का स्क्वायर 4 s स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 4sp अपॉन ये हो जाएगा 9t स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 6p इंटू टी। ठीक है, तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने पर ये आ गया एंड इट इज इक्वल्स टू 2s अपॉन 3t। अब इसको आगे हमें सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जो अपने पास बेटा ये 3t है, ठीक है ना, इसको हम यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 टर्म्स से। तो 3 4 जा क्या हो गया अपने पास 12, यहां लिख लेता हूं 12, ठीक है ना, एस स्क्वायर इंटू टी, एस स्क्वायर टी प्लस 3t और p स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3pt स्क्वायर और 3t को इससे करेंगे तो माइनस 12spt। ये हमारे पास 3 टर्म्स आ गई। अब इन तीनों को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2s से। तो मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 जा 18 हो जाएगा st स्क्वायर, 18 st स्क्वायर। फिर p स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2sp स्क्वायर और लास्ट में माइनस के 6pt को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा क्या हो जाएगा 12spt। ठीक है, तो देखो ये 12spt और 12spt तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, इक्वल टू के दोनों और सेम साइन है अपने पास। ठीक है, ये तो सिंपल कैंसिल हो गए। अब आपको क्या करना है, इनको कलेक्ट करना है। जो हमारे पास 4 टर्म्स बची 1 2 3 4, तो देखो हमारे पास जो ये टर्म्स बची हैं, ठीक है, इसमें ये हमारे पास टर्म किसकी है, एस टी है। ठीक है, ये पी स्क्वायर टी आएगा बेटा, ठीक है ना। ये हमारे पास इन दोनों टर्म में एस टी है और इन दोनों टर्म में पी स्क्वायर है। तो पी स्क्वायर वाली टर्म को हम एक साथ लिख लेते हैं, 3p स्क्वायर टी माइनस इसको हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2sp स्क्वायर और यहां पर अपने पास 18st स्क्वायर है और 12s स्क्वायर टी को इधर ले जाओ। ठीक है, तो हमने सिमिलर टर्म्स को एक साथ कर लिया। अब इन दोनों में से बेटा हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। कॉमन क्या है, वो पी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बचेगा बेटा 3t माइनस 2s। इन दोनों में से भी कुछ कॉमन आ रहा है, 18 और 12 में से बेटा हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, तो 6 कॉमन ले लेंगे। एक s कॉमन आ रहा है और एक t कॉमन आ रहा है। तो 18 में से 6 कॉमन निकालने का मतलब 18 में 6 का डिवाइड किया अपन ने तो 3 आ गया। एक s कॉमन निकाल लिया, s तो एक ही था। t स्क्वायर में से एक t कॉमन निकाला तो t बचेगा माइनस 12 में 6 का डिवाइड किया, इसका मतलब क्या करना है अपन को, कॉमन लेने का मतलब 12 में 6 का डिवाइड किया 2 आया। s स्क्वायर था, एक s बाहर निकाल लिया तो एक s बचेगा और t हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब देखो 3t माइनस 2s यहां पे भी है, 3t माइनस 2s यहां पे भी है, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, पी स्क्वायर इक्वल टू 6st। यही हमारा आंसर है। तो हमें पी एस और टी के बिटवीन रिलेशनशिप कैलकुलेट करना था, तो अपने पास क्या आ गया, पी स्क्वायर इक्वल टू 6st। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको करने में। तो अपने पास ध्यान रखो बेटा, कुछ क्वेश्चंस बहुत छोटे आते हैं तो कुछ क्वेश्चंस क्या आएंगे, लेंदी भी आएंगे। ठीक है ना, दोनों तरीके के अपने पास मिक्स क्वेश्चन आते हैं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस तरीके के भी पूछे जाते हैं, जैसे सपोज हमें गिवन है x रेशो y इज इक्वल्स टू 2:3 एंड p रेशो q इज इक्वल्स टू 1:2। ये आपको गिवन है बेटा, ठीक है ना, x रेशो y एंड p रेशो q। और आपसे वैल्यू कैलकुलेट करा रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस px प्लस qy
रेशो QX प्लस PY, इसकी वैल्यू आपसे कैलकुलेट कराइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें जनरली क्या करना होता है, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। मतलब x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 2, y की जगह क्या पुट कर देंगे 3, p की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1 और q की जगह क्या पुट कर देंगे हम 2। तो पुट कर दो बेटा। p की वैल्यू क्या है अपने पास 1, x इज 2 प्लस q इज 2 एंड y इज 3। तो ये तो हमने वैल्यू पुट कर दी यहां पर, ठीक है। फिर हमारे पास रेशो है तो हम रेशो लगा देंगे। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो। q की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 2, x इज 2, p इज 1 एंड y इज 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। ये आ गया अपने पास 2 और ये क्या आ गया 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना हो गया बेटा 8, 2 2 जा 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 कितना होता है 7। तो ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया 8:7, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत भाई किसी को? ये सारी चीजें इजीली समझ में आ गई होगी। अब बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। तो अपन ने एक्सरसाइज के काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए, जितने भी अपने पास पैटर्न थे लगभग सारे क्वेश्चंस अपन ने कर लिए हैं, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सपोज हमारे पास कोई फैक्ट्री है, ठीक है ना। उस फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स वर्क करते हैं। तो कंपनी क्या चाहती है, अपना टोटल एक्सपेंसेस डिक्रीज करना चाहती है, ठीक है ना। कंपनी ये चाहती है कि उसके टोटल एक्सपेंसेस डिक्रीज हो जाए। सभी ऐसा चाहते हैं, कौन नहीं चाहता, ठीक है ना। तो कंपनी ने क्या किया, जो नंबर ऑफ वर्कर्स थे, नंबर ऑफ वर्कर्स उन्होंने डिक्रीज कर दिए, ठीक है। किस रेशो में डिक्रीज कर दिए, 15:11। इट मींस रेशो का मतलब क्या है बेटा, पहले 15 वर्कर्स वर्क कर रहे थे तो अब 11 कर रहे हैं। पहले 150 कर रहे थे तो अब 110 करेंगे। पहले 15,000 कर रहे थे तो अब कितने करेंगे, 11,000 करेंगे, ठीक है ना। ये रेशो है अपने पास, एक्चुअल वैल्यू नहीं है वर्कर्स की, लेकिन रेशो है, ठीक है ना। अब हमारे पास वर्कर्स कम हो गए तो टोटल एक्सपेंसेस कंपनी के इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे डेफिनेटली, ठीक है ना। पहले 15,000 वर्कर्स को सैलरी देनी पड़ती थी तो अब 11,000 को ही देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे हमारा टोटल एक्सपेंसेस कंपनी का क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया। अब ऐसा करने पर यदि वर्कर्स कम हो गए तो वर्कर्स के ऊपर लोड बढ़ गया, तो उन्होंने डिमांड की भाई हमारी सैलरी इंक्रीज करो। तो कंपनी ने क्या किया, सैलरी इंक्रीज कर दी। जो उनकी वेजेस है, ठीक है, उसको इंक्रीज कर दिया 22:25 में। इट मीन्स पहले किसी वर्कर्स को यदि 22,000 रुपीज मिल रहे थे तो अब कितने मिलेंगे, 25,000 रुपीज मिलेंगे मंथली, ठीक है। तो अपने पास वेजेस उनको इंक्रीज करनी पड़ गई, लेकिन वेजेस इंक्रीज कर दी तो क्या हो गया, टोटल उनका जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। पहले एक वर्कर को यदि 22 रुपीज देने पड़ रहे थे तो अब कितने देने पड़ रहे हैं, 25। इट मीन्स ये जो स्टेप है ये उनका टोटल एक्सपेंडिचर क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो हमने कंपनी ने क्या किया बेटा, 2 मेजर्स लिए, ठीक है ना, 2 उसने पॉइंट लिए। उनमें से एक में तो क्या हो गया, उसका जो एक्सपेंस है टोटल वो डिक्रीज हो रहा है, और एक में क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। अब आपको ये बताना है कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, और वो भी किस रेशो में हुआ है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है इन्होंने, सिर्फ रेशो पूछा है, हमसे एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट नहीं कराई है। एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट कराते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, ठीक है ना, और हमें अदर इंफॉर्मेशन की भी रिक्वायर्ड होती है। लेकिन यदि हमें सिर्फ रेशो कैलकुलेट करना है तो हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले देखो रेशो के इस साइड जो वैल्यू है वो क्या है, चेंज करने से पहले है, और इस साइड जो वैल्यू है वो क्या है, आफ्टर चेंज है, जो हमने चेंज किया। तो इनिशियली हमारे पास यदि 15 वर्कर्स थे तो एक वर्कर को हम कितने रुपीस दे रहे थे, 22। तो टोटल एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं कंपनी का 15 × 22। क्लियर है भाई, हम ये भी सिर्फ रेशो में कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले हमारे पास 15 वर्कर्स थे और एक वर्कर की सैलरी कितनी थी, 22। तो टोटल एक्सपेंडिचर आ गया 15:22, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, चेंज कर दिया हमने। अब वर्कर्स कितने हो गए, 11, लेकिन एक वर्कर को हम कितना दे रहे हैं, 25। तो कितना हो गया, 11 × 25, डायरेक्ट रेशो आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 11 1 × 11, 11 2 × 22, 5 3 × 15, 5 5 × 25, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया 3 2 × 6, और ये आ गया अपने पास 5। तो हमारे पास जो रेशो आया टोटल एक्सपेंडिचर का वो क्या आया, 6:5 आया, ठीक है। एक तो हमसे ये पूछा था उन्होंने, रेशो हमने कैलकुलेट कर लिया। दूसरा हमें ये बताना था कि ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ।
ठीक है। तो पहले 6 रुपीज खर्च करने पड़ रहे थे कंपनी को, तो अब कितने करने पड़ेंगे 5 ही। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया उनका, डिक्रीज हो गया। तो हमारा आंसर आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज इन 6:5। आपसे सिंगल भी पूछ सकते हैं और दोनों भी चीज पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, बहुत इजी तरीके से हो गया, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा रेशो में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते थे अपन ने डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो रेशो में हम इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटा पढ़ेंगे प्रोपोर्शन, ठीक है। जो इसका सेकंड पार्ट है अपने पास इसी चैप्टर का, रेशो प्रोपोर्शन का, वो हम प्रोपोर्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, बाय।